शुभ संध्या। ऑन द रिकॉर्ड में आपका स्वागत है। ये i24 न्यूज इंग्लिश का इंटरव्यू शो है। जैसे जैसे इजराइल एक और चुनाव के दौर के करीब पहुंच रहा है, हम आने वाले कुछ एपिसोड्स को घरेलू मुद्दों के लिए समर्पित करेंगे, जो अक्सर तेजी से बदलती खबरों के चक्र में अनदेखे रह जाते हैं और सुर्खियों में नहीं आते। आज रात का शो इजराइल की ड्रूज समुदाय पर केंद्रित होगा, जो इजराइल की आबादी का सिर्फ 1.5% से थोड़ा ज्यादा है, लेकिन आईडीएफ में बहुत बड़ी संख्या में सेवा करता है। इजरायली ड्रूज समुदाय में भर्ती दर 80% से भी ज्यादा है, जबकि सामान्य आबादी में यह 75% से कम है, और उनमें से ज्यादातर लोग लड़ाकू इकाइयों में भर्ती होते हैं। यहूदी और ड्रूज सैनिकों की साझा कुर्बानी, जो एक दूसरे के साथ मिलकर लड़ते हैं, खासकर 7 अक्टूबर के बाद से चल रहे युद्ध में, उसे रक्त संधि यानी ब्रीथ दामिम कहा गया है। इस ऐतिहासिक और गहरी जड़ें वाली साझेदारी के बावजूद इजराइल में कई ड्रूज मानते हैं कि राज्य उन्हें केवल बलिदान में साझेदार के रूप में देखता है, जबकि उन्हें समान अधिकार नहीं मिलते। वे रक्त संधि के बजाय जीवन संधि चाहते हैं। आज इजराइल की ड्रूज समुदाय के सामने मौजूद चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ अमीर खनीफेज जुड़े हैं। खनीफेज इजरायली ड्रूज सेंटर के चेयरमैन और लोकतंत्र और समानता के लिए ड्रूज आंदोलन के अध्यक्ष हैं। वो इजराइल और विदेश की शैक्षणिक संस्थाओं में राजनीति व अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के व्याख्याता हैं और सेंटर लेफ्ट डेमोक्रेट्स पार्टी के प्राइमरी चुनावों में भाग ले रहे हैं। अमीर, शाम में साथ देने के लिए धन्यवाद। मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद। तो मैं शुरुआत करना चाहता हूं आपको वो पढ़कर जो आपने लगभग 2 साल पहले लिखा था, और मैं यहां उद्धृत कर रहा हूं। कई युवा ड्रूजों के लिए 7 अक्टूबर इजरायली सरकार में गहरे विश्वास की हानि का प्रतीक है। एक तरफ ड्रूज समुदाय इजराइल के लोगों को अपनाता है और इजराइल के लोग भी उसे अपनाते हैं। यहूदी और ड्रूज नागरिकों द्वारा झेली गई साझा त्रासदियां हमें एक शोकाकुल परिवार के रूप में एकजुट करती हैं। दूसरी ओर इजराइल की सरकार ड्रूज समुदाय को राष्ट्र राज्य कानून और कमानित्स कानून जैसे कानूनों से बांधे रखती है। ये कानून ड्रूज समुदाय को हाशिए पर छोड़ देते हैं और उन्हें इजरायली समाज से और दूर कर देते हैं। अब ये आपके ही शब्द हैं। अब हम जल्द ही इन कानूनों पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले, क्या 2 साल बाद भी आज इजराइल में ड्रूज समुदाय का अनुभव ऐसा ही है? दुर्भाग्यवश 2026 में इजराइल में ड्रूज समुदाय की स्थिति यही सच्चाई है। ये बहुत दुखद है कि जैसा आपने शुरुआत में कहा था, हमें अब भी ऐसा महसूस होता है कि हम अभी भी खून के स्तर पे ही हैं, संधि, और हम वास्तव में कभी जीवन की संधि तक नहीं पहुंच पाए जैसा कि हम हमेशा चाहते थे। और ये बहुत नुकसानदायक है, और मैं कहूँगा कि ये चीज़ों को और भी मुश्किल बना देता है। जब आपको ये महसूस होता है कि राज्य आपको केवल तभी याद करता है जब आप बलिदान देते हैं, केवल जब आप सबसे आगे होते हैं, और केवल जब आपके पास होता है। सबसे आगे की पंक्ति में मृत सैनिक होते हैं, और ये युवा पीढ़ी के लिए बहुत जटिल हो जाता है, जो लगातार अपने भविष्य के बारे में भी सवाल पूछती रहती है इजराइल राज्य में। तो हमारे पास ये भावना है कि एक तरफ हम कुछ क्षेत्रों में पूरी तरह से एकीकृत हो गए। इजरायली समाज में, सुरक्षा बलों में हम खुद को इजरायली समाज और इजरायली राज्य का अभिन्न हिस्सा मानते हैं। वहीं दूसरी ओर हमारे साथ राज्य की तरफ से लगातार भेदभाव होता रहता है। जैसा कि आपने बताया, कुछ भेदभावपूर्ण कानून जो वर्तमान सरकार और पिछली दक्षिणपंथी सरकारें वास्तव में ड्रूज समुदाय के लिए लेकर आईं। तो यह भेदभाव एक आम ड्रूज व्यक्ति की रोजमर्रा की जिंदगी में कहाँ सामने आता है? मेरा मतलब है, चलिए उन मूल्यों, राज्य से अपनेपन की भावना या ऐसी किसी चीज के बारे में बात नहीं करते। मैं इसे एक ड्रूज की रोजमर्रा की हकीकत तक लाना चाहता हूँ। ड्रूज को यह भेदभाव कहाँ झेलना पड़ता है? मैं कहूँगा कि इसके 2 स्तर है। एक स्तर है कानूनों का, घोषणात्मक कानूनों का, जैसे कि राष्ट्र राज्य कानून,
जहां ये आपको उस स्थिति में ले आता है जहां आप खुद को बाहरी और द्वितीय श्रेणी का नागरिक महसूस करते हैं, क्योंकि इसमें समानता के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है, इसमें साझा करने के बारे में कुछ भी नहीं है। भविष्य और राज्य पर विचार। दूसरी ओर आपके पास कैबिनेट्स कानून हैं जिनके भी हाथ और उंगलियां जमीन पर हैं, जो हमारे गांवों और कस्बों के विकास को बहुत हद तक रोक रहे हैं। तो जहां कैबिनेट्स कानून, उदाहरण के लिए, एक ऐसा कानून है जो हमारी युवा पीढ़ी को अपने घर बनाने से रोकता है, ये हमारे स्थानीय परिषदों को औद्योगिक क्षेत्र लाने से रोकता है, ये हमारे, आप जानते हैं, व्यापारियों को नए प्रोजेक्ट्स और स्टार्टअप्स शुरू करने से रोकता है, तो हम इस भेदभाव को रोज महसूस करते हैं, रोजाना आधार पर। और उन सभी जुर्मानों की बात न करें जो हमारे युवा अब तक दे रहे हैं, क्योंकि ड्रूज कस्बों में अवैध आवास के कारण, जैसा मैंने कहा, हमारे पास 2 स्तर के कानून हैं, लेकिन अगर हम इन्हें एक साथ देखें तो ये सभी, मैं कहूंगा, एक बहुत भेदभावपूर्ण स्थिति का वर्णन करते हैं। इजराइल में द्रूज समुदाय की स्थिति के बारे में तस्वीरें। तो चलिए इन कानूनों को वास्तव में विस्तार से समझते हैं। चलिए राष्ट्र राज्य बुनियादी कानून से शुरू करते हैं। केनेस्ट ने इसे 2018 में पारित किया था। मूल रूप से ये इजराइल की पहचान को यहूदी लोगों के राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करता है, जिसमें राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का अधिकार सिर्फ इजराइल की यहूदी आबादी के लिए सुरक्षित रखा गया है। ये हिब्रू को आधिकारिक भाषा बनाता है और अरबी का दर्जा घटाकर उसे विशेष दर्जा देता है। अब तक हिब्रू, अरबी और अंग्रेजी एक ही स्तर पर थीं, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। ये यहूदी बस्तियों के विकास को भी प्राथमिकता देता है, और यहीं पर मुझे लगता है कि कैबिनेट्स कानून लागू होता है। और कैबिनेट्स कानून मूल रूप से एक ऐसा कानून है जो अधिकारियों को अवैध निर्माण पर कार्रवाई करने में मदद करता है। और इसलिए अगर आप निर्माण परमिट केवल यहूदी समुदायों को प्राथमिकता देते हैं, तो जो यहूदी नहीं हैं उन्हें अक्सर निर्माण परमिट मिलने में सीमाओं का सामना करना पड़ता है। वे अवैध रूप से निर्माण करते हैं। और फिर आपके पास ये कैबिनेट्स कानून है जो सरकार को उन घरों को गिराने, बेदखली के आदेश देने और इसी तरह के अन्य कदम उठाने के लिए अधिक सक्रिय कदम उठाने का अधिकार देता है। तो इन कानूनों से आप कह रहे हैं कि इजराइल में यहूदी द्वितीय श्रेणी के नागरिक बनते हैं? क्या यही बात है? इसे हमारे साथ कहिए। इसे बयान करने का सबसे अच्छा तरीका है, जो बदलाव हम जबरदस्ती ला रहे हैं वे अब तक के सबसे बड़े हैं। और स्वतंत्रता की घोषणा और राष्ट्र राज्य कानूनों के बीच का अंतर, अगर हम इन दोनों को लें तो मैं कहूंगा घोषणा पत्र तो हमारे पास है। स्वतंत्रता की घोषणा में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इजराइल एक यहूदी राज्य है जो अपने नागरिकों को उनके जैविक लिंग, जेंडर, नस्ल और रंग की परवाह किए बिना समान अधिकार प्रदान करता है। जहां आपके पास राष्ट्र राज्य कानून है जो केवल राज्य की यहूदी पहचान की ही बात करता है। पिछले कुछ वर्षों से हम जो मांग कर रहे हैं वो मूल रूप से यह है कि राष्ट्र राज्य कानूनों में सिर्फ एक शब्द जोड़ दिया जाए, समानता। क्योंकि आमिर के लिए, जो केनेसेट के पहले सदस्य के पोते हैं, ठीक है, और द्रूज नेताओं में से एक, जिन्होंने 50 के दशक में द्रूज युवाओं के सुरक्षा बलों और आईडीएफ में एकीकरण के लिए जोर दिया था। आमिर, जिन्होंने बराशवुड्स यूनिट्स में सेवा की। आमिर, जो खुद को पूरी तरह से इजरायली और इस इजरायली समाज और राज्य का हिस्सा मानते हैं। मैं खुद से पूछ रहा हूं कि नेशन स्टेट कानून वास्तव में कैसे प्रस्तुत करता है, ठीक है, मेरे इजराइल राज्य के प्रति भावनाओं को, जहां मैं खुद को इजराइल राज्य में
एक गैर यहूदी इजरायली के रूप में देख सकता हूं। लेकिन नेशन स्टेट कानून की बात यह है कि ये राष्ट्रीय आत्मनिर्णय की बात करता है। अब द्रूजों का मुख्य क्षेत्र सिर्फ इजराइल में नहीं बल्कि लेबनान और सीरिया में भी है, और पारंपरिक रूप से उन देशों में ड्रूज अपने देशों के प्रति बेहद वफादार माने जाते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो मैं सहमत हूं। अगर आपके पास राष्ट्रीय आत्मनिर्णय नहीं है तो यही बात है। हमें इससे कोई समस्या नहीं है। ये तथ्य कि नेशन स्टेट कानून यहूदी लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार की बात करता है, और ये तथ्य कि इजराइल एक यहूदी देश है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हम इस बिंदु पर विवाद नहीं करते। हम यह देखना चाहते हैं कि एक द्रूज युवक जो खुद को इजरायली समाज का हिस्सा मानता है, इजराइल राज्य का अभिन्न हिस्सा मानता है, वो खुद को ऐसे कानून के माध्यम से कैसे देखता है और महसूस करता है। आप देख रहे हैं, तो यही कारण है कि हम सुझाव देते हैं कि अगर नेशन स्टेट कानून ऐसी प्रगति के अंत में आया होता जहां हमारे पास पहले से ऐसे कानून होते जो समानता की बात करते हैं, अल्पसंख्यकों के लिए समान अधिकारों की बात करते हैं, और फिर हमारे पास नेशन स्टेट कानून है, तो हमें नेशन स्टेट कानून से कोई समस्या नहीं है एक कानून के रूप में। समस्या ये है कि हम एक ऐसी स्थिति से आगे बढ़े हैं, हमारे पास एक कानून है जो एक तरह की समानता प्रदान करता है, जो कि स्वतंत्रता की घोषणा है, और फिर 74 साल बाद आपके पास नेशन स्टेट कानून है जो केवल इजराइल राज्य के यहूदी पहलुओं के बारे में बात करते हैं। तो आप समानता शब्द देखना चाहते हैं। बिल्कुल, क्योंकि देखिए वहां 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 कोई लेकिन देखिए, एक महत्वपूर्ण बात है जिस पर हमें भी ध्यान देना चाहिए। यह तथ्य है कि द्रूज समुदाय के लिए वे राष्ट्र राज्य कानूनों को नागरिकता के दृष्टिकोण से देखते हैं, इजराइल में अन्य अल्पसंख्यकों के बजाय, जहां वे इसे इजरायली फिलिस्तीनी संघर्ष का हिस्सा मानते हैं, और ये पूरी तरह से अलग बातें हैं। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको याद हो तो उस समय 2010 में तेल अवीव में 2 प्रदर्शन हुए थे, और माफ कीजिए 18 में भी। तो वहां द्रूज प्रदर्शन था जहां मूल रूप से उन्होंने राष्ट्र राज्य कानून के भीतर समानता के लिए आवाज उठाई थी। जहां दूसरा प्रदर्शन जो 1 हफ्ते बाद हुआ था, उसमें ज्यादा बात की गई थी कि राष्ट्र राज्य कानून इजरायली फिलिस्तीनी संघर्ष को कैसे प्रभावित करते हैं। ये एक अहम अंतर है। जैसा मैंने बताया, द्रूजों का मुख्य क्षेत्र सिर्फ इजराइल में नहीं है। असल में द्रूजों की बहुसंख्या सीरिया में रहती है, लगभग 7 लाख लोग। अब हम स्वेदा में द्रूजों के नरसंहार के 1 साल से थोड़ा ज्यादा समय बाद हैं, द्रूज पहाड़ में, जहां करीब 2000 द्रूजों की हत्या बेदुइन जनजातियों और कुछ सरकारी बलों द्वारा की गई थी, जिन्हें सरकार या बलों का समर्थन प्राप्त था, और दमिश्क में नई सरकार द्वारा प्रोत्साहित किया गया था। तो हम उन घटनाओं के ठीक 1 साल बाद हैं। इसका क्या अर्थ है? क्या आप आज सीरिया में द्रूज समुदाय की स्थिति और 1 साल बाद दमिश्क से उनके संबंधों को बता सकते हैं? हाँ, देखिए, जाहिर है लगभग कोई संबंध नहीं है दमिश्क में नई सरकार और स्वेदा प्रांत के बीच, जहां द्रूज बहुसंख्यक है। और हमें यह समझना होगा, स्वेदा में द्रूज समुदाय, जिनके राजनीतिक नेता शेख सलमान अल हजारी हैं, का दमिश्क में नई सरकार के प्रति बहुत बहुत गहरा अविश्वास है। असल में वे इसे ISIS मिलिशिया और कट्टरपंथी इस्लामी चरमपंथी समूहों के रूप में देखते हैं, जिन्होंने दमिश्क पर नियंत्रण कर लिया है, और इसलिए वे दमिश्क में नई सरकार के साथ किसी भी तरह की बातचीत के लिए तैयार नहीं हैं। दूसरी ओर, आप अच्छी तरह समझते हैं कि ये दमिश्क में नई सरकार स्वेदा में द्रूज समुदाय और उसकी नेतृत्व को एक ऐसे समूह के रूप में देखती है जो स्पष्ट रूप से इजराइल के साथ जुड़ा हुआ है, और इससे पूरी स्थिति बहुत जटिल हो जाती है।
यहाँ तक कि अगर आपको हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा लिखी गई रिपोर्ट पढ़ने का मौका मिला हो, स्वेडा प्रांत के लिए नियुक्त दूत द्वारा, और उन्होंने यह स्पष्ट रूप से लिखा है कि स्वेडा प्रांत और दमिश्क में नई सरकार के बीच संबंधों में लगभग कोई प्रगति नहीं हुई है और दोनों पक्षों के बीच स्पष्ट अविश्वास है। यहाँ तक कि वह निकट भविष्य में दोनों पक्षों के बीच किसी भी प्रगति की कल्पना भी नहीं कर सकते। अब इजराइल ने न केवल बयानबाजी में बल्कि सैन्य रूप से भी दक्षिणी सीरिया में द्रूज समुदाय की रक्षा के लिए हस्तक्षेप किया। दमिश्क में किस हद तक? वे कह रहे हैं कि इजराइल का उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप इजराइल और सीरिया के बीच एक टकराव निवारण समझौते तक पहुंचने में बाधा बन रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री नेतन्याहू लगातार कहते हैं, आज भी कहा, कि इजराइल अपने सीरिया में रहने वाले द्रूज भाइयों को कभी नहीं छोड़ेगा। सही है। क्या आपको लगता है कि नेतन्याहू आगामी चुनावों से पहले इसका इस्तेमाल कर रहे थे ताकि द्रूज वोट को अपनी तरफ आकर्षित कर सकें? देखिए, मेरे मन में बहुत बड़े सवाल है। आप जानते हैं, मौजूदा सरकार का स्वेदा प्रांत और सीरिया में द्रूज समुदाय के प्रति जो रवैया है उस पर, क्योंकि अगर हम 1 मिनट के लिए जुलाई 2025 में वापस जाएं तो हम समझ सकते हैं कि इजरायली हस्तक्षेप या आईडीएफ का हस्तक्षेप केवल 48 घंटे बाद आया, जब नई सरकारी सेनाओं ने स्वेदा प्रांत पर हमला किया, जिससे उस समय 700 द्रूज नागरिकों की मौत हो गई थी। और दूसरी बात यह है कि हम सब लगातार पूछते रहते हैं, तब से अब तक 1 साल से ज्यादा हो चुका है, तो इजराइल सरकार ने सीरिया में द्रूज समुदाय का समर्थन करने के लिए क्या किया है? तो प्रधानमंत्री और मौजूदा सरकार की इन तमाम वादों के बाद भी हमने सीरिया में द्रूज समुदाय की स्थिति में कोई असली बदलाव नहीं देखा है। और ये बहुत दुखद है, क्योंकि कई मायनों में इससे वे लोग जो इजराइल की इस दखलंदाजी से असहमत हैं, वे फिर से दमिश्क में नई कट्टरपंथी सरकार के पास लौटने के लिए मजबूर हो जाते हैं। दूसरी ओर, इससे स्वेदा प्रांत की नेतृत्व और इजराइल के बीच विश्वास में कमी आती है। तो मेरी उम्मीद है कि सीरिया में द्रूज मामलों में इजराइल की दखलंदाजी अब तक इजरायली सरकार ने जितनी की है उससे कहीं ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन एक और बात है जिसके बारे में हमें ईमानदार होना पड़ेगा। ये एक तथ्य है जिसे हमें समझना होगा। ये सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण रूप से इजराइल का हित है कि दक्षिणी सीरिया में द्रूज समुदाय शांति से रहे और सुरक्षित रहे, क्योंकि वे मूल रूप से हमारी उत्तरी सीमाओं पर बैठे हैं और वे इजराइल के लिए अग्रिम पंक्ति हैं। नई कट्टरपंथी बुनियादी आईएसआईएस सरकार का सामना करते हुए जो अब दमिश्क में बैठी है, जिसे तुर्की सरकार और एर्दोगान का समर्थन प्राप्त है। तो ये एक चुनौती है जो आगे चलकर इजराइल को प्रभावित करने वाली है। अब इस आगे की ओर देखने वाले रुख पर मैं थोड़ा सा आगामी चुनावों की ओर मुड़ना चाहता हूँ। आप अगले महीने डेमोक्रेट्स पार्टी के प्राइमरी चुनाव में याईर गोलान के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। याईर गोलान कौन है? सबसे पहले, डेमोक्रेट्स ही क्यों? और दूसरा, याईर गोलान इजराइल के संबंधों के मुद्दे पर क्या पेशकश कर रहे हैं? या सीरिया में अपने द्रूज भाइयों के साथ संबंधों को संतुलित करना, लेकिन साथ ही सीरिया की इस सरकार के साथ सकारात्मक रचनात्मक संबंध स्थापित करने की कोशिश करना। ठीक है, मैं आपके सवाल के दोनों हिस्सों का जवाब दूंगा। पहले हिस्से के बारे में मुझे कहना होगा कि डेमोक्रेट पार्टी कई मायनों में उन मूल्यों, मेरे मूल्यों और मेरे भविष्य के इजराइल के लिए दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करती है। लेकिन सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये उस तरीके को प्रस्तुत करती है जैसा मैं देखना चाहता हूँ। इजराइल को
एक लोकतांत्रिक उदारवादी राज्य के रूप में। और ये एक ऐसा राज्य है जो स्वतंत्रता की घोषणा की भावना के तहत अपने सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करता है। तो ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और यही मैं कह सकता हूँ शायद मुख्य कारण है कि मैं अब डेमोक्रेटिक पार्टी से सीट के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। अब आपके सवाल के दूसरे हिस्से के बारे में, मुझे लगता है कि याइर गोलान, जो आईडीएफ की उत्तरी कमान के पूर्व प्रमुख रहे हैं, बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि उस क्षेत्र की संवेदनशीलता क्या है और बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि सीरिया के दक्षिणी हिस्से में द्रूज समुदाय का सुरक्षित और शांतिपूर्ण जीवन कितना महत्वपूर्ण है और कैसे वे हमारे लिए अग्रिम पंक्ति और हमारी सुरक्षा बन सकते हैं दमिश्क में कट्टरपंथी सरकार के खिलाफ। अब आपने केंद्र वाम पार्टी में चुनाव लड़ने का फैसला किया, न कि विशेष रूप से द्रूज पार्टी में। इन चुनावों में 50 वर्षों में पहली बार एक द्रूज पार्टी ब्रिट अचिम चुनाव लड़ेगी। हाँ, और उनकी आलोचना ये है कि जो द्रूज उम्मीदवार बड़ी पार्टियों में थे, वे असली बदलाव लाने और द्रूज मुद्दों को आगे बढ़ाने में सक्षम नहीं थे। तो आपको क्यों लगता है कि डेमोक्रेट सही पार्टी है, बजाय इसके कि आप द्रूज पार्टी से चुनाव लड़ें? सबसे पहले, मैं ऐसा नहीं कर सकता, इससे सहमत नहीं हूं, क्योंकि अगर आप ड्रूज समुदाय को देखें और 1948 और 2026 में उनकी स्थिति की तुलना करें, तो मुझे लगता है कि हम ड्रूज समुदाय के जीवन के कई क्षेत्रों में फर्क समझ सकते हैं, चाहे वो शिक्षा में हो, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन, उनके शहरों का विकास और कई ऐसे क्षेत्र जहां आप देख सकते हैं कि इन वर्षों में ड्रूज शहरों के भीतर कितना बदलाव आया है। तो ये कहना बिल्कुल सही नहीं होगा कि ड्रूज समुदाय के भीतर कुछ भी नहीं बदला है और स्थिति वैसी की वैसी है। मैं इससे सहमत नहीं हूँ, लेकिन मैं इस बात से सहमत हूँ कि हमें आधा खाली गिलास यानी पानी का आधा खाली गिलास भी देखना चाहिए, जहां हम इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि ड्रूज समुदाय अभी भी कुछ क्षेत्रों में भेदभाव झेल रहा है, जहां उन्हें और अधिक निवेश, और अधिक विकास और अधिक प्रोत्साहन की जरूरत है, जो कि केंद्र सरकार या राज्य से मिलना चाहिए। और इस मामले में मैं निश्चित रूप से इस बात से सहमत हूं जब हम कहते हैं कि हमें और चाहिए, हम और पाने के हकदार हैं। हमने जो कुछ भी हमारे पास था वो सब कुछ इजराइल राज्य और उसकी सुरक्षा के लिए दिया है, और हम यरूशलेम में केंद्र सरकार से हर तरह के समर्थन के हकदार हैं। और चीजें बदलनी चाहिए, नेशन स्टेट कानून को बदलना चाहिए। नेसेट कानून को तो निश्चित रूप से हटा देना चाहिए, आप जानते हैं, और हमारे पास सुधारने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। इसी कारण मैं डेमोक्रेटिक पार्टी से एक सीट के लिए चुनाव लड़ रहा हूं, क्योंकि मैं सच में मानता हूं कि यही वो पार्टी है जहां हम इजराइल को उसके सभी नागरिकों के लिए, जिसमें द्रूज समुदाय भी शामिल है, एक बेहतर जगह बना सकते हैं। और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। और जब आपके पास ऐसी सरकार होगी जो अपने नागरिकों को बराबर समझेगी, तो जाहिर है कि द्रूज समुदाय सहित सभी अन्य नागरिकों की स्थिति अपने आप बदल जाएगी। आपका रुख बहुत स्पष्ट है, इसके लिए धन्यवाद। अब मैं शो के आखिरी रैपिड फायर सेगमेंट पर आना चाहता हूं, जिसमें आपको 3 तस्वीरें दिखाऊंगा। संक्षेप में दिमाग में आने वाली पहली बात बताएं। यह पहली तस्वीर है। ये अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शरा व्हाइट हाउस में हैं। मैं उनसे कभी हाथ नहीं मिलाऊंगा। किसके साथ? दाएं वाले के साथ। नहाने के बाद, ठीक है। आइए अगली तस्वीर पर चलते हैं। ये शोकाकुल लोग इजरायली ड्रूज लेफ्टिनेंट कर्नल सलमान हब्का सभा हब्का के ताबूत के चारों ओर इकट्ठा हुए हैं, जो 3 नवंबर 2023 को उत्तरी इजराइल के यानुकजाद गांव में हैं।
मैं एक सीट के लिए चुनाव लड़ रहा हूं ताकि ड्रूज और यहूदी लोगों और इज़राइल राज्य के बीच की रक्त संधि को जीवन संधि में बदल सकूं। ठीक है, आखिरी तस्वीर में तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोआन हैं। बहुत खतरनाक नेता है, मैं उस पर भरोसा नहीं करूंगा। और ये उन वजहों से एक है कि हमें दक्षिणी सीरिया में द्रूज समुदाय की रक्षा और समर्थन करनी चाहिए, क्योंकि ये आदमी वहां है। बहुत स्पष्ट स्थिति। आमिर खनीफेज, मेरे साथ जुड़ने और इजराइल के द्रूज समुदाय का अहम रुख साझा करने के लिए धन्यवाद। मैं आपको अगले महीने की प्राइमरी के लिए शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद, हमें यहीं समाप्त करना होगा। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगले हफ्ते ऑन द रिकॉर्ड में फिर से जुड़िए। आप आज का एपिसोड और सभी पिछले शो YouTube और Spotify पर पा सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।